नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूल मंत्रा क्लासेस गोलाघाट सुल्तानपुर से। आइएगा मित्रों, हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे, आज पुनः 25 क्वेश्चन की एक सीरीज है और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आज यह वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मित्रों, शेयर भी करिएगा ताकि दूर तक ये वीडियो जाए, ये टेस्ट सीरीज जाए और लोगों को भी बेनिफिट हो। तो आइएगा हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है पटना, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है लुम्बिनी। तो आइएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला है वैशाली, दूसरा है पटना, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है लुम्बिनी। तो पहला क्वेश्चन है वैशाली। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था और यही पहला वाला ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म अर्थात तीसरी संगीत समिति हुई थी ये पाटलिपुत्र। लुम्बिनी जो है, ये लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के कपिल वस्तु में। तो ध्यान दीजिएगा पहले वाले में ये पहला ऑप्शन सही है वैशाली। तो आइएगा दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे है। तृतीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें तृतीय पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है वैशाली है, दूसरा राजगिरी है, तीसरा पाटलिपुत्र है और चौथा है कश्मीर। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है तीसरा, तो ध्यान दीजिएगा तीसरे में पाटलिपुत्र होंगे और तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका दूसरे में तीसरा ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आइएगा एंसेंट हिस्ट्री से, ये भी है। क्या कह रहा है, मौर्यकाल में चरागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो इसमें सूना अध्यक्ष लिखा है, सीता अध्यक्ष लिखा है, विविता अध्यक्ष लिखा है, पौतवा अध्यक्ष लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, सूना अध्यक्ष हम बूचड़ खाने के अध्यक्ष को कहते हैं, बूचड़ खाने के अध्यक्ष को कहते हैं। सीता अध्यक्ष जो होता है वो राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता है। विविता अध्यक्ष जो होता है चरागाह, और यही पूछा है मित्रों। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। पौतवा अध्यक्ष जो होता है वो माप तौल का अध्यक्ष होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो अब आइएगा हम चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके स्क्रीन पर है। गुप्तकाल से क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आइएगा पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा कुमारगुप्त, चौथा स्कंदगुप्त की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, कविराज की उपाधियां भी। लेकिन अगर गुप्तकाल की अगर बात आई तो गुप्तकाल का अगर संस्थापक अगर पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा, संस्थापक जो होता है वो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं, घटोत्कच के बाद जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। ये वास्तविक माने जाते हैं, ये वास्तविक। इनको उपाधियां कौन से मिली थी, महाराजा धीराज की उपाधियां मिली थी, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधियां प्राप्त हुई थी। श्रीगुप्त और घटोत्कच को महाराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। समुद्रगुप्त, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी अगर पूछ ले, यहां से पत्नी से बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, तो लिच्छवि राजकुमारी देवी थी, लिच्छवि राजकुमारी देवी, लिच्छवि
राजकुमारी देवी। अगर मान लीजिए समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम पूछ ले, पत्नी का नाम, तो ध्यान दीजिएगा दत्त देवी। अब आया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की अगर उपाधियों की बात कर ले तो ध्यान दीजिएगा महेंद्रादित्य। स्कंदगुप्त के अगर उपाधियों की बात कर ले तो क्रमादित्य। क्रमादित्य इनकी उपाधि थी, महेंद्रगुप्त इनकी। तो थोड़ा सा विशेषता भी ध्यान दीजिएगा, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा गुलाम वंश का था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और बख्तियार खिलजी इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलाया था। स्कंदगुप्त के बारे में अगर बात की जाए तो हूणों का आक्रमण हुआ। ये मित्रों यहाँ पे हम चारों विशेषताओं को बताए हैं। जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो वहाँ पर गुप्त काल को हम डिफाइन करते हैं कंप्लीट, अर्थात श्रीगुप्त से लेकर विष्णुगुप्त तक अंतिम शासक तक की हम बात करते हैं और उनके बारे में हम पूरा का पूरा विशेषताएं बात करते हैं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है चौथे में। अब आइएगा हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाने का शौकीन था? ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन है नगाड़ा, दूसरा बीड़ा, तीसरा तबला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अकबर नगाड़ा बजाने का अत्यधिक शौकीन था। बीड़ा बजाने का शौकीन जो था वो औरंगजेब था। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, पांचवें में पहला वाला ऑप्शन। अब आइएगा छठवें की हम बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पर है। छठवां क्वेश्चन है अवध स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा अवध प्रांत के तो सभी हैं, लेकिन किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है सफदरजंग, दूसरा है सादत खां, तीसरा है शुजाउद्दौला और चौथा है आसफुद्दौला। तो ध्यान दीजिएगा सादत खां, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो इसी को संस्थापक माना जाता है। उसके बाद सफदरजंग आते हैं, फिर शुजाउद्दौला आते हैं, फिर आसफुद्दौला। आसफुद्दौला के द्वारा इमामबाड़ा, लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया जाता है मुहर्रम मनाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, इमामबाड़े की यहाँ बात हुई। फिर आता है, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले शुजाउद्दौला, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफाइन करना चाहते हैं शहादत खां के बारे में। ध्यान दीजिएगा सादत खां ने क्या किया? नादिर शाह को बुलाता है दिल्ली में आक्रमण करने के लिए। नादिर शाह भारत में आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन सादत खां कहते हैं कि आइए आप भारत पर आक्रमण न करिए, भारत पर आक्रमण न करके बल्कि दिल्ली में आक्रमण करिए। हम 20 लाख की जगह आप 20 करोड़ आपको रुपए मिल जाएगा। उसके बाद नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है, और जब आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद विजित करता है, उसके बाद सादत खां को बुलाया जाता है। सादत खां नहीं जाते हैं, डर बस नहीं जाते हैं। सादत खां जहर खाकर अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो ये सादत खां की बात है। सफदरजंग की अगर बात करें, सफदरजंग की बात करें तो हिंदू मुस्लिम को समान तरीके से पद दिए जाते थे, अर्थात कोई भेदभाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। वाजिद अली शाह अवध स्वतंत्र प्रांत के अंतिम संस्थापक माने जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सादत खां के द्वारा अपनी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? अपनी राजधानी इन्होंने फैजाबाद बनाया था। आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से कहाँ परिवर्तित किया? लखनऊ परिवर्तित किया था। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये छठवां क्वेश्चन। अब आइएगा सातवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध तो सारे के सारे हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला युद्ध ये हुआ 1767 से 1769 के बीच में।
आंग्ल मैसूर का दूसरा युद्ध जो हुआ 1780 से 84 के बीच में, इसी युद्ध में लगभग 1782 ईस्वी में, हाँ 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु। फिर 1790 से 92 इसमें पूछ रहा तृतीय युद्ध, तो यही 1790 से 92 ईस्वी के बीच में तृतीय युद्ध हुआ था। और चौथा युद्ध में 1799 में, ये तीसरा है और ये चौथा है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चारों क्रमबद्ध हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो आप चारों को तैयार कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा 8वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, मत्स्य जो होता है वो नीली क्रांति, इसमें क्या पूछ रहा है, श्वेत क्रांति। तो ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। अंडा का क्या होता है, रजत क्रांति। और खाद्यान्न जो होता है वो हरित क्रांति से संबंधित होता है। तो इसमें श्वेत पूछा है, तो मित्रों इसमें दुग्ध क्रांति, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। साथ साथ और भी आपके तैयार हो जाएंगे। मत्स्य नीली है, दुग्ध श्वेत क्रांति, अंडा रजत क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। तो ये 8वां क्वेश्चन है। अब आइएगा हम 9वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है जेनेवा, दूसरा वाशिंगटन, तीसरा दुबई और चौथा लुसाने स्विट्जरलैंड। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। WTO पूछता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो ये 9वें में दूसरा वाला ऑप्शन सही है, वाशिंगटन, ये वाला ऑप्शन सही है। तो अब आइएगा हम 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कई बार मित्रों ये क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, 10वें क्वेश्चन में तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा है कथक, चौथा है ओडिसी। तो ध्यान दीजिएगा, कथकली तो केरल का होता है, केरल, ये केरल है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का यही है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक है उत्तर प्रदेश का और ओडिसी है उड़ीसा का। ये है 4 के चारों। एक क्वेश्चन से मित्रों आप देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। तो आइएगा अब 11वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है गंगा व ब्रह्मपुत्र, ये वाह है। और दूसरा है कोसी, तीसरा है दामोदर, चौथा है नील नदी। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, गंगा व ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा बनाती है। कोसी को ध्यान दीजिएगा बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक। जबकि मैं ये टेस्ट अगले टेस्ट वाले में करा, जो पहले हम टेस्ट करा चुके हैं वो वाला टेस्ट हुआ है और उसमें ये चीजें, ये हम क्वेश्चन डाले हुए हैं। ये क्वेश्चन, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो ये चीजें हैं, सबसे बड़ी नदी है। तो ये एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अब आइएगा हम 12वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो ध्यान दीजिएगा, काजीरंगा जो है वो असम में है पहला। आंध्र प्रदेश में क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। राजीव गांधी
नेशनल पार्क। उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में तो ध्यान दीजिएगा सुंदरबन, सुंदरबन। ये आपका इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, बाकी अन्य तीनों ये चीजें आपको मिलेंगी एक्स्ट्रा जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइएगा अब हम 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वो 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन इसमें मुद्रा से है। मॉरिशस की मुद्रा का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा पहला वाला ऑप्शन है रुपया, दूसरा डॉलर, तीसरा वान और चौथा है लीरा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें मॉरिशस की मुद्रा का नाम है रुपया। जैसे पाकिस्तान भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, तो यही मॉरिशस का भी है रुपया। दूसरे वाले ऑप्शन में हम देखते हैं इसमें डॉलर दिया है, तो ध्यान दीजिएगा ये यूएसए का है, यूएसए। वान किसका है? ध्यान दीजिएगा दक्षिण कोरिया, या उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया दोनों कह सकते हैं। लीरा जो है वो तुर्की का है, लीरा जो है वो तुर्की का है। तो इस प्रकार से आपका 4 के चारों ऑप्शन सॉल्व हुआ। अब आइएगा हम 14वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये 14वां क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मंजू शाह व देवी चौधरानी, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह कूका, तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ, चौथा ऑप्शन है दिगंबर बिश्वास व विष्णु विश्वास। तो ध्यान दीजिएगा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, मंजू शाह व देवी चौधरानी है। एक ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? इसमें सन्यासी पूछा तो पहला वाला ऑप्शन सही है, मंजू शाह व देवी चौधरानी। राम सिंह कूका की बात कर रहा है, तो राम सिंह कूका जो है वो पंजाब में कूका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जगन्नाथ की अगर बात करें तो ये बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार में ये आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन था? ध्यान दीजिएगा चुआर आंदोलन हुआ, और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ थे। चौथा ऑप्शन है दिगंबर बिश्वास व विष्णु विश्वास। ये नील विद्रोह हुआ। इस नील विद्रोह कहाँ हुआ? ये भी बंगाल में ही हुआ था। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन सही होगा अगर आप इस टेस्ट पेपर को देखते हैं तो। अब आइएगा 15वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा अजमेर, चौथा कन्नौज। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें देखिएगा 15वें क्वेश्चन में पहला वाला ऑप्शन जयपुर दिया है, तो गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। अब दूसरा वाला ऑप्शन इसमें अहमदाबाद दिया है, तो इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है, खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। ये 15वां क्वेश्चन है, 15वें में पहला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन वर्ष है? तो ध्यान दीजिएगा प्रारूप समिति आए, चाहे पांडुलेखन समिति आए, चाहे ड्राफ्ट कमेटी आए, सभी को एक ही नाम से जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। टोटल 7 लोग थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। एक अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और एक अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 6 सदस्य हुए। गठन इसमें पहला वाला ऑप्शन 29 अगस्त 1947 को ये गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसके सच्चिदानंद सिन्हा और इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया भारतीय संविधान में। तो ये ध्यान दीजिएगा 16वें में पहला वाला ऑप्शन सही है, 29 अगस्त 1947 को। अब आइएगा हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें हीराकुंड बांध इसमें मित्रों 17वां क्वेश्चन है हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो उड़ीसा में स्थित है, पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है? पश्चिम बंगाल। तो दामोदर घाटी परियोजना पंजाब में भाखड़ा नागल परियोजना। ध्यान दीजिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई गई, जो पंचवर्षीय योजना, उसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक जो चली थी, कृषि और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और जहां पर ये सारी चीजें आपको प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में स्पष्ट रूप से दिखेंगी। झारखंड, ध्यान दीजिएगा बोकारो जो स्टील प्लांट लगा था, ये चीजें वहां पे थी, लेकिन ये प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं था। अब आइएगा हम ये पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब आइएगा 18वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं से ही क्वेश्चन आ गया। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू किया गया? तो ध्यान दीजिएगा अगर प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की बात आती है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो मानी जाती है वो 1951 से 56 हुआ, 56 से 61 हुआ, 61 से 66 हुआ, प्रथम द्वितीय तृतीय, अर्थात 1956 से 1961, 1961 से 1966। फिर उसके बाद 66 तक चला, फिर 67, 68, 68, 69, ये योजना अवकाश का काल माना जाता है। फिर 69 से चला, 69, 71, 4, 74, 1969 से 74 तक चला, ये 7 है। 1969 से 1974 तक चला। फिर 1974 से 5 वर्ष चलना था, लेकिन 1974 से लेकर 1978 तक चला, 4 ही साल का चला। फिर 79 और 80, ये योजना अवकाश रहा, ये योजना अवकाश का काल रहा। तो ध्यान दीजिएगा 3 चला, 3 के बाद फिर 3 योजना अवकाश, फिर 2 चला, तो फिर 2 योजना अवकाश काल रहा। तो फिर 80 से 85 चला, फिर 85 से 90 चला, फिर आगे आपका 91, 92, फिर योजना अवकाश का काल रहा, जहां पर उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की बात की जाती है। तो इसके बाद फिर 92, तो 92 से फिर 97 चला, फिर 97 से 2002 चला, 2002 से 2007 चला, 2007 से 12 चला, 12 से 17 चला। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई और 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद नीति आयोग आपका आ जाता है, जो 1 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हो जाती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो जब हम लोग ऑफलाइन इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं। यहाँ पे देखिएगा इसमें कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना की। मैंने पंचवर्षीय योजना को बताया, तो आप इसमें गिन सकते हैं कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना है। तो पहला ऑप्शन है 8वीं, दूसरा है 9वीं, तीसरा है 10वीं, चौथा है इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आइएगा थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार, पुनः इसको हम डिलीट करके फिर आगे आइएगा इसकी हम व्याख्यायित करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, ध्यान दीजिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में MDM की शुरुआत की गई 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 ईस्वी में MDM की शुरुआत हुई गई।
सर्व शिक्षा अभियान 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई और इसी में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की भी शुरुआत की गई। 10वीं में नरेगा की शुरुआत की गई, जो आज महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करता है। चौथे में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग तरीके से योजना बनाई गई थी, तो अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं को हम डिफाइन करते हैं ऑफलाइन क्लास में। अब आइएगा 19वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिवस से क्वेश्चन है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 29 अगस्त, 2 दिसंबर और 24 फरवरी। क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 28 फरवरी को इसमें विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है ये खेल दिवस। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 19वां क्वेश्चन है, जिसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। साइंस से क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है आंत, दूसरा फेफड़ा, तीसरा आंख, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन आंत है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। फेफड़ा जो है वो निमोनिया से प्रभावित होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आँख ये रतौंधी नामक बीमारी से होता है, तो ध्यान दीजिएगा आँख की जो बीमारी होती है रतौंधी। तो ध्यान दीजिएगा, ये 20वें क्वेश्चन में पहला वाला ऑप्शन सही है। 21वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन शब्द की खोज किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन शब्द की खोज फंक ने किया। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है 21वें में। अब आइएगा हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग ब्लड बैंक का काम करता है? तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड बैंक का काम प्लीहा करता है, पहला वाला ऑप्शन सही है। यकृत क्या करता है, डायलिसिस क्या करता है, यूक्रोम क्या करता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, यकृत, डायलिसिस और यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो होता है वो पीला करता है, डायलिसिस क्या करता है, शुद्ध रक्त करता है, शुद्ध करता है। और ध्यान दीजिएगा, यकृत क्या करता है, यकृत यूरिया का काम करता है, यूरिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 22वां क्वेश्चन है। अब आइएगा हम 23वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो पहला है मछलीपट्टनम, तीसरा है काकीवाड़ा, दूसरा है काकीवाड़ा, तीसरा है विशाखापट्टनम और चौथा है केरल। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, विशाखापट्टनम की जाएगी। अमरावती से नई राजधानी जो होगी विशाखापट्टनम। आइएगा हम बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है उड़ीसा राउरकेला, दूसरा वानखेड़े महाराष्ट्र, तीसरा है ईडन गार्डन कोलकाता, कलिंग उड़ीसा। सारी चीजें तो है जहां पे लिखा गया है, ऑप्शन में दिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में खोला जाएगा, जो राउरकेला में है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो उद्घाटन होगा इसका बिरसा मुंडा का। तो ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा हम 25वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगी? पुणे महाराष्ट्र, दूसरा धर्मदास केरल, तीसरा इम्फाल मणिपुर, चौथा है त्रिशूल केरल। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन सही है, पुणे महाराष्ट्र में भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? पुणे महाराष्ट्र। तो मित्रों, ये आपका 25 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। और अंतिम आपके स्क्रीन पर है
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मित्रों जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। पसंद आएगा तो मित्रों शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को और आगे बढ़ाते रहिएगा। तो मित्रों जय हिंद, जय भारत।